संगठन क्या है, उसकी क्या कार्य होना चाहिए, क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए, कैसे वो कार्य करेगा और किन किन क्षेत्रों में कार्य करेगा और कैसे कैसे कार्य करेगा। समाज के अग्रणी लोग समाज के उत्थान के लिए संगठन बनाते हैं, जिसे हम समिति कह दें, संगठन कह दें, या किसी भी और नाम से कह दें, संघ के नाम से कह दें। और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम सब लोगों ने बचपन में लकड़हारी की कहानी पढ़ी होगी। शक्ति अपने बच्चों को समझाई जो हमें समझनी है और जिस पर हमें विचार करना है। रवा राजपूत, जैसा कि सचिव जी ने बताया, लेकिन मेरी जानकारी थोड़ी सी कुछ और है। रवा राजपूत हाटपुर में, आपके गांव में 1922 में पटवारी नौरंग सिंह जी के साजन से हुई थी। और उसमें 1922 से, जो मेरी सूचना है, संगठन जो बिरादरी के हैं, और ये किताबों में लिखा है, इतिहास की किताबों में लिखा है, 1922 से 42 तक ठाकुर दिलीप सिंह जी उसके महामंत्री थे। और 1953 से 1964 तक 11 वर्ष ठाकुर खुशीराम जी, जिनके बारे में हमारे भाई राजेश चौहान जी ने बताया है, वो उसके अध्यक्ष रहे। ठाकुर खुशीराम जी के बारे में उन्होंने सब बता दिया, मैं 2 लाइन में ही बता दूँ। वो बिरादरी के पहले BA LLB थे। 1921 में उन्होंने BA किया और 1924 में LLB किया। बाकी उन्होंने बता दिया। मैं चौड़ी गांव का रहने वाला हूँ। वो मेरे सगे बाबा के छोटे भाई थे। और पटवारी नौरंग सिंह जी, जिनकी अध्यक्षता में पहली बैठक हुई, वो मेरे इन बाबाओं के पिता थे। तो मेरा रिश्ता कई पीढ़ियों से, 100 साल से संगठन से जुड़ा है। और 1935 में जब प्रांतीय सरकार का चुनाव हुआ था, अंग्रेजों ने जब किया, तो मेरठ मठ सरथाना सीट से वो MLA थे। और उन्होंने नवाब, जो जमशेद जी नवाब थे बागपत के, उन्हें, वो मुस्लिम लीग से थे, ये कांग्रेस से थे, तो उनको जोड़ा है, उनको हराया था। और ये जो ब्लॉक में रवा राजपूत हॉस्टल की जो बना है, उसमें उनकी भूमिका उस समय में हुई थी। तो मैं चौड़ी गांव, जो क्रांतिकारियों का गांव है, जिसमें गंगा बिशन सिंह जी और ठाकुर खुशीराम जैसे लोग पैदा हुए हैं, मैं उस गांव का वासी हूँ। बिरादरी में 27 समितियां हैं। उप समितियों से सब अपने अपने उद्देश्यों से काम कर रही हैं, सब अच्छा ही काम कर रही हैं। मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, न मेरी योग्यता है। अभिदृष्टि है कि भाई समाज में कैसे चलेंगे आप। सामाजिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, नैतिक है, शैक्षिक है। कैसा संगठन? उदाहरण के तौर पर कोई शैक्षिक संस्था का विकास करना चाहता है, कोई संस्था शिक्षण में आती है, तो उसका विजन लिखना पड़ेगा कि कम से कम फीस पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योग्य शिक्षकों की भर्ती करके उनको शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे हॉस्पिटल्स में भी विजन लिखा होता है कि हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी मदद करेंगे, ये भी करेंगे। तो विजन इज फर्स्ट। इसके बाद आता है मिशन। मिशन में मूल्य, हमें कैसे काम करना है, परस्पर सहयोग से करना है, पारस्परिक विश्वास से करना है, पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और बिरादरी पर गर्व होना चाहिए। जैसा कि पहले वक्ताओं ने बताया, हमें बिरादरी पर गर्व होना चाहिए, जब सम्मान करना चाहिए अपनी बिरादरी का। हमें रवा कहने में नीचा, छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर इंदल सिंह जी ने बता दिया कि रवों का क्या इतिहास है। हम लोग राजाओं की संतान हैं और हम लोगों को कोई इसमें गिलानी और कोई संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। हमने पूर्वजों के नाम पर दीपक यहाँ जलाया है, और उन भूमियाओं के याद में, मतलब पूर्वों का मतलब पूर्वजों का, अपने पितरों का भी सम्मान करना चाहिए। अब किसी भी संगठन का कार्य कैसे चलेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको नीति बनानी पड़ेगी। पॉलिसी क्या होगी, मतलब उस कैसा संगठन है, किस चीज़ के लिए है, शिक्षा के लिए है, कृषि के लिए है, मेडिकल के लिए है। तो पहले हमें नीति बनानी पड़ेगी, और नीति के साथ फिर उसकी योजना बनानी पड़ेगी। योजनाओं को फिर क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन मानी इम्प्लीमेंटेशन होगा रूल्स प्रोसीजर बनाने के लिए। जैसे कि सुरेश भाई ने बताया, भाई क्या रूल्स प्रोसीजर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चीज़ है, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, उसमें मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। कायदे कानून बनाकर हमें अपना कार्य शुरू करना होगा। इसके बाद कार्य का इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना होगा
कि वह हमारे काम में कितनी कमियां हैं। जो कमियां हैं उसकी भूल सुधार करनी पड़ेगी फिर हमें, और भूल सुधार एक निरंतर प्रयास है। निरंतर हम ऊंचाई की ओर बढ़ते चलें। श्रेष्ठता का कोई मापदंड नहीं है, आकाश में ऊंचाई है। इसके बाद हम तय करें कि हमारी कार्य प्रणाली क्या होगी। कार्य प्रणाली का मतलब मेरा कहने का ये है भाइयों, मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने मातृशक्ति को संबोधित नहीं किया। उपस्थित मातृशक्ति, संगठन समिति जो भी है उसका कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और पहली कार्यकारिणी उसमें डिक्लेयर करनी होगी कि समिति है तो 7 मेंबर, जो भी रिक्वायरमेंट है लीगल, उससे उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद समिति के जो भी आए व्यय हैं उनके खाते लिखने होंगे, और फिर हमें वार्षिक खाते लिखने होंगे और उनका ऑडिट कराना पड़ेगा। जिन जिन कानूनों के तहत हमारा ऑडिट जरूरी है वो ऑडिट होना चाहिए, समिति हो, संगठन हो, संघ हो, जो भी हो नियमानुसार। फिर हमें वार्षिक आम बैठक, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें सारा चिट्ठा लिखना पड़ेगा। समिति ने इस साल में कितना कार्य किया, क्या कार्य किया, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना आय हुआ, ऑडिटेड अकाउंट्स भी उसमें रखने पड़ेंगे। और हमको संगठन में चुनाव प्रक्रिया समय पर करना जरूरी है। जैसे कि समिति ने 2 वर्ष रखा है कार्यकाल, 2 वर्ष के बाद समिति के सभी पदाधिकारी बदले जाएंगे और नई पदाधिकारी गण अभी जो चार्ज लेंगे आज के बाद वो आएंगे। तो चुनाव प्रक्रिया नियत अवधि में होनी चाहिए और सभी कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसा कि डीजीपी साहब ने भी कहा कि कोई पोर्टल बना लीजिए, उस पर अपने सब इंफॉर्मेशन देते रहिए। इट इज इन दी पब्लिक डोमेन, सॉरी हिंदी में, सब लोगों के संज्ञान में रहेगा और इससे सब पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन सुनने में क्या आ रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मुझे जो सूचना है वो ये है कि ना खाते बन रहे हैं, ना ऑडिट हो रहा है। चुनाव में खाना पूरी हो रही है, सालों साल वही पदाधिकारी चल रहे हैं। 30-40 सदस्यों की समिति है, 80,000 हमारे परिवार हैं, बिना रसीद के चंदा लिया जा रहा है। इससे गड़बड़ी की आशंका होती है। आपस में झगड़े होंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, विश्वास की कमी होगी, सामाजिक एकता में कमी आएगी। अब हो बात कि कैसे हम अपने संगठन की उद्देश्य की पूर्ति करें। उद्देश्य की पूर्ति सबसे पहले जो मंत्र दिया है, एकता। एकता होना जरूरी है, सभी को जोड़ना पड़ेगा। ये फलां जिले का है, ये फलां तहसील का है, ये फलां प्रदेश का है, नहीं, ये चलेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पारवा है, ये जमुना पार, ये गंगा पार, ये नहीं चलेगा। सभी हमारी जाति बिरादरी हैं और उनको जोड़ना पड़ेगा। और मतभेद सब जगह होते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मनभेद को दूर करना पड़ेगा। आलोचना स्वीकार्य है, सकारात्मक आलोचना स्वीकार्य है। कबीर ने भी कहा है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुड़ी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। तो आलोचक जरूरी है, बिना आलोचना के तो कोई भी चल नहीं सकती संस्था, कोई देश नहीं चल सकता। अब सबसे पहले करना पड़ेगा पहचान, जो इंदल सिंह जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा बता दिया है। पहचान से मतलब हम ग्राम, तहसील, जिला स्तर पर पहचान करें, लोगों की लिस्टें बनाएं, सभी परिवारों के मुखिया का नाम लिख के, गोत्र, राजवंश, सदस्यों की संख्या। इससे हमारा क्या होगा कि एक तो पहचान होगी, जिला वाइज होगी, तहसील वाइज होगी, और एक जनसंख्या का भी पता लगेगा। जनसंख्या के अलग अलग एस्टिमेट हैं, कोई 5 लाख बोल रहा है, कोई 6 लाख बोल रहा है, कोई 2 लाख बोल रहा है, वो भी पुष्टि हो जाएगी। अब रही बात विकास की, विकास कैसे होगा। पहले गांव में क्या था, गणंजा, पणंजा, पुस्ता, नाली और नाले और पाठशाला, ये थी विकास के मुद्दे। अब विकास के मुद्दे बदल गए हैं, अब नई चीज़ें आ गई हैं, तो उस हिसाब से विकास करना पड़ेगा। उस समय वो अपनी जगह ठीक थी, आज दूसरी समस्याएं हैं, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहले आती है शिक्षा। जब हम 1ली से 5वीं जमात पर पढ़ते थे यूपी में, तो एक नारा लगाया करते थे प्रभात फेरी में, बिन विद्या हिंदुस्तान के सभी तरह का टोटा। तो 40 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 50 साल की। तो शिक्षा का महत्व तब भी था और आज भी है, लेकिन स्वरूप बदल गया है। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक स्तर को बढ़ाती है। बिरादरी में हमारी शिक्षा का स्तर आज बहुत अच्छा है।
अभी हमने देखा जब सर्वे किया गया तो हमारे यहाँ 75 प्लस 150 बच्चे 10th 12th में आए हैं। इसका मतलब शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट सर्टिफिकेट इस समिति ने दिए हैं। तो प्रतिभा को पहले पहचानना होगा। सबसे पहले प्रतिभा को पहचानिए 10th और 12th स्टैंडर्ड में, उसके बाद उसे दिशा देने की जरूरत है, डायरेक्शन, गाइडेंस कैसे होगा? प्रोत्साहन दीजिए, मेरिट सर्टिफिकेट दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, और एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना चाहिए बिरादरी में, जिसमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों। हमारे यहाँ डॉक्टर भीम सिंह जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, वो बच्चों को गाइडेंस दें कि भाई उन्हें किस फील्ड में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, आर्ट में जाना, कल्चर में जाना, कहाँ जाना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक बनाई गई थी टेक्निकल कमेटी, लोग संकोच करते हैं बात करने में। संकोच करने की क्या बात है? अरे आप बात कीजिए। छत्राणी संघ ने बनाया है कंसिलेशन कमेटी, लोग आ रहे हैं वहाँ समस्या का समाधान हो रहा है, जिनका हो सकता है संभव है। तो संकोच की कोई बात नहीं है, इसमें संकोच होने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों के माता पिता गाइडेंस ले सकते हैं। प्रोफेसर इंदल सिंह जी का तो अपना इंस्टीट्यूट था जिसमें उन्होंने डॉक्टरेट करी, और डॉक्टर भीम सिंह जी ने तो 100 PhD अपने अंडर में ही कराई हैं। जरा उनके लिए एक बात बताना है, कितने बड़े विद्वान बिरादरी में बैठे हैं। इसके बाद फिर हमें कोचिंग से उनको करना पड़ेगा, कोचिंग की गाइडेंस दें, या हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप करें, या हम हॉस्टल की व्यवस्था करें, या हॉस्टल किराए पे लें, या सस्ते हॉस्टल की व्यवस्था करें। ऐसा हमको जो समिति शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहती है उन लोगों को ये कार्य इस शैली में करना पड़ेगा। और देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ऐसा नहीं है कि जब हम अगर करना चाहेंगे तो चीज़ें होंगी, अवश्य होंगी। अब रही कोई खेती की समिति है, मतलब खेती में आगे बढ़ना चाहता है। देश भी कृषि प्रधान है और बिरादरी भी कृषि प्रधान है, लेकिन ज़मीन का, जैसे डॉक्टर इंदल सिंह जी ने बताया, मैं उसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, ज़मीन का बंटवारा होता गया, पुश्तैनी ज़मीन का छोटी जोत होती गई, अनवायबल कृषि हो गई, लागतें बढ़ रही हैं, खाद की कीमत बढ़ रही है, मजदूरी की कीमत बढ़ रही है, मशीन डेप्रिसिएशन हरास हो रहा है, तो पलायन हो रहा है। गाँवों से छोटी नौकरी के लिए बड़े शहरों में लोग जा रहे हैं। पहले सबसिस्टेंस सीमांत खेती होती थी, फिर सघन खेती, इंटेंसिव खेती हुई इक्विपमेंट से, अब कमर्शियल खेती का ज़माना है, या हॉर्टिकल्चर में। उन्होंने बताया कृषक की आय बढ़ाना है, इस पर मैं नहीं कवर करूँगा। डॉक्टर इंदल सिंह जी ने बताया कि अंजीर की खेती और जो भी अल्टरनेटिव उन्होंने कहे हैं उसी को मैं छोड़ देता हूँ उन पर ही। किसान उत्पाद संस्था, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। विकास, किसान विकास समिति हर गांव में बनानी पड़ेगी। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से पैसा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और आय बढ़ाने से पलायन भी रुकेगा। हमारे लोग अगर आय बढ़ेगी तो यहीं रहेंगे गाँव में। मुझे तहसीलदारी नहीं चाहिए, नहीं चाहोगे तो आपको फांसी लगा दी जाएगी। उसने कहा कि क्रांतिकारी का तो एक ही मकसद है फांसी का फंदा चुनना, मैं भी उसलिए निकला। और आपको गर्व, ये गंगा बिशन सिंह की वो स्थिति आप चौधरी चरण सिंह को एक एहसास हुआ कि जब तक खुशीराम जिंदा रहेगा तेरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि गांधी, उन्होंने क्या किया, चौधरी चरण सिंह ने अफवाह मचाई, क्योंकि आप लोगों की जो प्रेजेंस थी, जो प्रेजेंस आपकी रही है, वो मुगलों के द्वारा कुचले गए। हमारे पूर्वजों को भी पता होगा कि हमारी बस्तियाँ कितनी बार जुड़ी हैं। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत होती है जब